अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। कल हमने जिक्र किया था कि बाकायदा तौर पर IMF से तारीख मिल गई है पाकिस्तान को कि 25 सितंबर को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें बाकायदा तौर पर $7 अरब डॉलर का जो IMF का प्रोग्राम है अगला, उसकी मंजूरी दी जाएगी। और जैसा कि हम डिस्कस करते रहे हैं कि जब आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको IMF की जो सख्त शराइत हैं उन पर अमल दरामद करना पड़ता है। कुछ शराइत ऑब्वियसली ज़रूरी होती हैं क्योंकि आपने अगर इकनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, क्राइसिस से बचना है, लेकिन जब जिक्र किया जाता है क्योंकि IMF को चलाने वाले वो ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को चलाते हैं और कहीं ना कहीं फिर जियो पॉलिटिक्स भी अपना रोल प्ले करती है। तो आज के इस प्रोग्राम में पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी शराइत हैं जो शायद उसका मईशत से कम ताल्लुक हो लेकिन जियो पॉलिटिक्स से ज़्यादा उसका ताल्लुक हो। तो शहबाज, हम मुख्तलिफ डिस्कशंस तो करते रहते हैं जो शराइत हैं अपने को ठीक करने के लिए, और जहाँ पर मेरिट पे बात बनती है तो IMF बिल्कुल ठीक भी कहता है, लेकिन ये जो अब पाकिस्तान को तारीख मिली है इसमें कम से कम एक जो इशू है वो पाकिस्तान ने शर्त मानी है और बहुत सी शराइत तो मानी है। कल जिस तरह हमने रोल ओवर की बात की थी कि पाकिस्तान जब तक IMF के प्रोग्राम में है तो कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। इसकी आखिर क्या मंतक है? देखिए, IMF का ये ख्याल है कि ये जो स्पेशल जोन्स होते हैं इसमें जो टैक्स मारात दी जाती हैं वो इन अ वे हेल्पफुल नहीं होती। उससे एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स को जो उसका बेनिफिट होता है, ओवरऑल इकोनॉमी को उसका फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन ये जो तवजीह है IMF की, ये कोई इतनी मुनासिब तवजीह नहीं है। फिस्कल आस्पेक्ट उसका एक होता है। दुनिया भर में ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं, वो किसी खास मकासद के लिए बनाए जाते हैं। किसी खास जो एक गुड होती है, कोई प्रोडक्ट होती है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी एक्सपोर्ट के लिए। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो बरामदात है वो नहीं बढ़ पा रही। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसका जो बुनियादी फंडामेंटल इसी चीज़ के ऊपर उसका बना था कि ये जो कर्जे लिए जा रहे हैं सड़कें बनाने के लिए, नए पावर प्लांट्स लगाने के लिए, ये वापस कैसे होंगे। तो वो वापस ऐसे होने थे कि जो चीन में कुछ सनतें हैं ऐसी जो अब चाइनीज़ जो एडवांसमेंट है उसके तहत वो उनको उन सनतों की ज़रूरत नहीं है, वो रीलोकेट हो रहे हैं दूसरे ममालिक में। वो इंडिया जा रहे हैं, वो वियतनाम जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, वो पाकिस्तान भी उनको लाना था। ये सबसे बड़ा मकसद था और उसके लिए 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का फैसला हुआ था। ये फेज़ 2 थी CPEC की। जो फेज़ 1 थी वो भी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई। 16-17 के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और नवंबर 2017 में जो उस वक्त जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग हुई CPEC की, जो हाईएस्ट उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो उसे ये लग रहा था कि चीज़ें काफ़ी हद तक डीरेल हो गई हैं। फिर अभी जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोबारा उन्होंने इक़्तिदार संभाला दूसरी टर्म में, तो उन्होंने फिर एक दफ़ा फोकस करने की कोशिश की कि हम CPEC को रिवाइव करेंगे और वो जो हमारे एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक जो हमारा एक प्लान था उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई, कुछ चाइनीज़ भी कंपनीज यहाँ पे आई, उन्होंने विजिट्स किए। समहाउ अब ये एक शर्त IMF की तरफ से सामने आ गई है। शर्त IMF की ये है कि पाकिस्तान नंबर 1 कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नया नहीं बनाएगा। नंबर 2, जो एग्जिस्टिंग जोन्स हैं उनको जो टैक्स के मराद दी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी 2035 तक। अब ये जो जोन्स होते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए हुकूमत 2-3 तरह के मराद देती जो इस वक्त भी दी हुई हैं। नंबर 1, 10 साल की टैक्स इनकम टैक्स की छूट। नंबर 2, जो जोन डेवलपर हैं, जो कोड डेवलपर्स हैं और दूसरे उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर, उसके लिए जो कैपिटल गुड्स हैं, जो मशीनरी इंपोर्ट होती है उसके ऊपर इंपोर्ट्स की जो एग्जाम्पशन है वो है। अभी 2 इस वक्त जोन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अंडर द CPEC। एक रशिया का जोन है जो है खैबर पख्तूनख्वा में, और दूसरा जो जोन है वो इलामाबाद इंडस्ट्रियल जोन है जो फैसलाबाद में है। इसके अलावा बाकी जो 7 जोन हैं उसके ऊपर भी ऐसा काम नहीं हो रहा था। अब ये जो शर्त सामने आएगी उसके इमीडिएट जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा वो एक अभी हुकूमत का एक प्लान था जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने भी अप्रूव किया हुआ है कि जो स्टील मिल्स है ये बंद पड़ी हुई है, पाकिस्तान स्टील मिल, और ये 2015 से बंद पड़ी हुई है। तो प्लान ये था कि अब जो मशीन है इसकी कचरा है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जाए और वहाँ से जो उसकी जो प्रोडक्शन होगी उस जोन की उसको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मुल्क से बाहर उसको भेजा जाएगा। अब वो सबसे पहले उसके ऊपर जो हिट पड़ी है अब इसके ऊपर पड़ी है और बाकी आगे भी कुछ जोन है जो इसमें अगर इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करें, देखें कि जो IMF ऑब्वियसली इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, डॉलर्स आपके पास नहीं होते तो फिर IMF आपकी मदद करता है
और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए और बार बार आप IMF के सामने ना जाएं। और पाकिस्तान का इनहेरेंटली क्या प्रॉब्लम है, 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, हम दुनिया से चीज़ें खरीदते ज़्यादा हैं, बेचते कम हैं, और उसके लिए जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो तो यही है कि आपने अपनी बरामदात को बढ़ाना है। तो अगर बाज़ दफ़ा एक ट्रेड ऑफ आपको करना पड़ता है कि ठीक है आप इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन उसका लार्जर ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर वो इंसेंटिव देने से पाकिस्तान की बरामदात बढ़ जाती हैं, आज अगर हम एक स्टैटिक 30-32 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं, वो बढ़कर अगर 60 बिलियन डॉलर हो जाती हैं, फिर तो आपको IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर आपकी मईशत ऑन अ सस्टेनेबल पाथ जो है वो ग्रो करेगी। तो यहाँ पर आपको कोई फाउल प्ले नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ जियो पॉलिटिक्स आपको नज़र आ रही है, क्योंकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाने थे उसमें चाइना का मरकजी किरदार है, तो क्या वो हिट कर रहे हैं पाकिस्तान चाइना जो रिलेशनशिप? कामरान, इस शर्त की मुझे फ्रैंकली कोई समझ नहीं आ रही कि ये IMF ने शर्त प्रपोज क्यों की, अदर देन दैट कि उसके कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, और पाकिस्तान ने ये शर्त मानी क्यों। यहाँ तक तो बात हो सकती है कि जो आपने टैक्स इंसेंटिव्स दिए हुए एग्जिस्टिंग जोन्स के ऊपर वो आप वापस ले लें, या वापस तो आप नहीं ले सकते, कुछ आपकी सॉवरेन कमिटमेंट्स होती हैं, या ये कि जब वो एक्सपायर होने वाले उसमें फर्दर एक्सटेंशन ना दें। ये बात तो समझ आती है अंडर द IMF प्रोग्राम। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि नए जोन्स और EPZs बनाने के ऊपर क्यों पाबंदी इन्होंने लगाई है। उसके अंदर एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि चूंकि उनको भी टैक्स इंसेंटिव्स ही देने थे तो इसलिए IMF ने पे मना कर दिया। ये इतना सिंपल नहीं है जितना ये कहा जा रहा है। मेरा ये जो वाला IMF का प्रोग्राम है इसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज ये है कि इट्स पोरली नेगोशिएटेड डील। ये एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो वजारत खजाना का कंट्रोल आ गया ना IMF के प्रोग्राम के ऊपर, प्लानिंग कमीशन को नहीं पूछा जाता, कंसर्न स्टेक होल्डर्स को नहीं पूछा जाता, उसका नुकसान हो रहा है। ये प्रोग्राम इस बात की एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान ने इंतहाई बुरा प्रोग्राम नेगोशिएट किया है। टैक्स टारगेट की अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ तय कर लिया, और उतने इकदाम ही नहीं है बजट के अंदर, उतनी इकोनॉमी के अंदर जान ही नहीं है कि इतना बड़ा जो टैक्स का हदफ है हासिल कर लिया जाए। यही वजह कि आपने देख लिया कि अगस्त में 102 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया। क्यूमुलेटिव जो शॉर्टफॉल 3 माह का होने जा रहा है, जो कहा जा रहा है, इंटरनल असेसमेंट है, फाइनल नंबर 30 सितंबर को पता चलेगा कि वो 200 अरब रुपए से लेकर 220 अरब रुपए तक, और इंतहाई डेटाई के साथ हुकूमत ने एक मिनी बजट के ऊपर तैयारी भी उसकी शुरू कर दी है, और उसको पब्लिकली कहना भी शुरू कर दिया, उसके ग्राउंड भी हमवार करना शुरू कर दिया कि हमें शायद ये मिनी बजट लाना पड़ेगा। तो ये जो जिन्होंने ये प्रोग्राम नेगोशिएट किए हैं जिसमें वजारत खजाना का की रोल है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया? ये कोई कामयाबी है कि आप ऐसी शर्तें मानना शुरू कर दें जिसकी इकोनॉमिक सेंस ना बनती हो? ये कोई कामयाबी है कि आप ऐसी शर्तें मानना शुरू कर दें जो कि अनरियलिस्टिक और जिसकी इमीडिएट इंप्लीकेशन ये है कि आपको पता है कि पहले ही CPEC जो है वो सुस्त रवि का शिकार है सिंस 2019, कोविड की वजह से, फिर कुछ हमारी अपनी कोताहियां हैं, और अब जब ये गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि उसका अगला फेज शुरू किया जाए, और जो बहुत क्रिटिकल और की फेज है कि जो एक्चुअल आपकी मईशत में एक रोल प्ले कर सकता है, तो इसका मतलब है कि अब हमने ये जो शर्त मान ली है तो अगले 3 साल आप भूल जाएं कि CPEC के ऊपर या जो उसका अगला फेज है कि बहुत बड़ी उसमें प्रोग्रेस मुतवक्के है, मुमकिन नहीं है। देखिए, एक तो हमारे अपने एंड के ऊपर भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, हम फेज 2 को किक नहीं कर सके 2018 से। अभी फिर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी उसके ऊपर एक्टिविटी दिखाई, तो साथ ही ये शर्त आ गई है। अब इसमें एक और जो हैरान कुन बात यह है कि जब ये मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में स्टोरी की किस तरह की एक शर्त मान ली गई है, तो उसके ऊपर जो जमील कुरैशी हैं, जो SIFC के सेक्रेटरी हैं, उनका कमेंट था ट्विटर के ऊपर कि जी इस तरह की शर्त तो कोई नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा कि बेहतर है कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहें कि जो ड्राफ्ट IMF का एग्रीमेंट है उसकी एक झलक आपको दिखा दें। खैर उसका उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया। अब सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिस दिन मेरी स्टोरी छपी उसी दिन शाम को एक ECC की मीटिंग थी, इक्तिसादी राब्ता कमेटी की, तो उस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एक समरी लेके आई कि बलूचिस्तान में जो सियादिक एक जगह है वहाँ पे कॉपर की माइंस हैं, तो उसकी एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए वहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना दिया जाए। तो ECC से वो समरी विड्रॉ होती है, क्यों होती है? उस पर वजारत खजाना ने इतराज़ कर दिया कि हमसे तो पूछा नहीं गया और इसमें कुछ मसले मसाइल हैं, तो ECC ने वो समरी अप्रूव या रिजेक्ट तो दूर की बात, वो मिनिस्ट्री का समरी ही विड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो इस किस्म की जब चीजें होती हैं और इन आइसोलेशन में होती हैं, तो फिर उसका पाकिस्तान को नुकसान होता है। इसमें एक और जो फैक्टर है कि ये जो शर्त है ये वफाकी गवर्नमेंट और चारों सूबों के ऊपर भी लागू होती है।
लेकिन सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा आजकल वैसे ही फेडरल गवर्नमेंट के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो डोमेस्टिक मामलात हों, सिक्योरिटी के मामलात हों, बड़े डिफरेंसेस चल रहे हैं। उन्होंने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया कि वो इस शर्त पे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि हम जो भी अगर स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाना चाहते हैं, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या लेना देना है। देखिए, अब मेरी बात हुई थी मुजम्मिल असलम से, जो है इनके खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनते हैं, जो मुख्तलिफ उसके अंदर जो स्टेट्स होती हैं या प्रोविंसेस होते हैं, वो इंसेंटिव्स देते हैं अपने अपने सूबों में इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। जॉब क्रिएशन तो जो है वो नहीं पॉसिबल विदाउट कि जो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन और पाकिस्तान में सर्विसेज सेक्टर से आपको पता जॉब क्रिएशन नहीं होती। उनके हम इस शर्त को नहीं मानते। उनका ये जो इनकार है मुजम्मिल असलम का, इसको मैं कोई पॉलिटिक्स इसमें नहीं देख रहा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है उस पर कोऑपरेट भी कर रही है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। नेशनल फिस्कल पैक्ट के ऊपर कोऑपरेट कर रही है, प्राइमरी बजट का जो सरप्लस है वो देने के ऊपर वो कोऑपरेट कर रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल डोमेन में है, और वफाक अगर चाहे कि ज़बरदस्ती उस पर कोई कमिटमेंट लेके IMF को दे दे तो उसके ऊपर अगर नहीं माने तो वो ठीक कर रहे हैं। पर नाज़रीन, ये एक ऐसा इशू है, इससे एक बात तो वाज़े हो जाती है कि वजारत ख़जाना ने इंतहाई बुरे तरीके से ये वाला जो प्रोग्राम है नेगोशिएट किया है, और कुछ ऐसी शराइत भी मान ली हैं जो डायरेक्टली उस तरीके से IMF के इन्फ्लुएंस में नहीं आती। और इसका नुकसान ये है कि जो पाकिस्तान स्टील मिल की जगह पे जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनना था वो नहीं बनेगा। इस 4-5 और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, जिसमें दाबेजी का जोन, उस पर काम हो रहा था, अभी बहुत इब्तदाई स्टेज पे, ऑल्दो उस पर हम पहले ही सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना था, फिर इंडस्ट्रियल पार्क एक और जगह पे बनना था, मीरपुर के अंदर एक इंडस्ट्रियल जोन बनना था, मोहम्मद में एक मॉडल जो है वो एक इन्होंने सिटी बनाना था उसके लिए, मार्बल के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इससे है अफेक्ट होने जा रही हैं। तो ऐसी शराइत जो कि जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी ऑन बोर्ड ना हो, और ऐसी शराइत जिसका डायरेक्टली IMF से ताल्लुक ना हो, और उसका फिर एक फॉरेन पॉलिसी आस्पेक्ट भी हो, तो अगर उन चीज़ों के ऊपर भी वफाकी हुकूमत या वजारत ख़जाना IMF के साथ कंसीड कर गई है, तो फिर इससे ये बात जाहिर होती है कि ये प्रोग्राम तो आपका शायद 25 सितंबर को अप्रूव हो जाए, उसके ऊपर मनोमान जो एक अमल दरामद होना है, जो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जब तक ये प्रोग्राम पूरी तरह इस पे अमल दरामद नहीं होगा, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, तो आपने आगाज ही एक बहुत बुरा ले लिया, और इसका नतीजा क्या होगा वो तो अब आने वाले दिन बताएंगे। मिनी बजट की फिर बाज़गश्त सुनाई दे रही है। वो लोग जो इस चीज़ पे काफ़ी बुरा मना रहे थे कि जी हमारा बजट बहुत अच्छा है और हमें मिनी बजट की ज़रूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि अब चीज़ के ऊपर भी आके एक्सप्लेनेशन देंगे, और प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे कि आखिर क्यों मिनी बजट लाना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ विद इन 2 to 3 months ऑफ द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर। जहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही एक और अहम इशू है कि IMF का प्रोग्राम तो ले लिया, इसकी और क्या पाकिस्तान ने कीमत अदा की, उसको डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। IMF से जो $7 अरब का हमने प्रोग्राम लेना है, और उसकी मंजूरी होपफुली 25 इस महीने की वो हो जाएगी। लेकिन जैसे ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, किस किस तरह की शराइत पाकिस्तान को मानना पड़ रही हैं, किस तरह की कीमत अदा करना पड़ रही है, तो इस हिस्से में बात करेंगे कि कैसे IMF का ये प्रोग्राम लेने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे महंगा कर्जा एक यूरोपियन कमर्शियल बैंक से लिया है। तो ये भी क्या IMF की शर्त थी कि हमने इतना महंगा कर्जा लेना है और तारीख जो तमाम जो रिकॉर्ड हैं हिस्ट्री के, उसको तोड़ना है? नहीं, ये बिल्कुल IMF की शर्त ये तो नहीं थी कि आपने महंगा तरीन कर्जा लेना है। IMF काम ऐसे करता है कि आपको ज़रा बड़े आराम से पता चलता है कि हुआ क्या है। बेसिकली IMF की 2 बड़ी शराइत थी ना, जिसकी वजह से जो बोर्ड की तारीख थी पाकिस्तान को नहीं मिल रही थी। नंबर 1 कि जो कैश डिपॉजिट्स पहले ही फ्रेंडली कंट्रीज़ के पड़े हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिपॉजिट्स में, उसको रोल ओवर, और दूसरा ये था कि $2 अरब का नया कर्जा लेना। अब जो असल कहानी वहां से शुरू होती है $2 अरब के नया कर्जा लेने की। कोई भी जो इंटरनेशनल क्रेडिटर था वो पाकिस्तान को नया कर्ज नहीं देना चाह रहे थे जब तक IMF के बोर्ड का वो एक अप्रूवल ना आ जाए। तो एक वो चिकन एंड एग वाली कहानी शुरू हुई थी। वजारत ख़जाना की पहली कोशिश ये थी
कि ये तीनों ममालिक में से कोई एक मुल्क या दो ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को $2 अरब का इजाफी कर्जा दे दें। उन्होंने चीन से भी दरख्वास्त की, सऊदी अरेबिया से भी सॉवरेन के लिए दरख्वास्त की, फिर यूए की कमर्शियल बैंक से भी बात की, तो बात बन नहीं रही थी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इनके पास एक ऑफर थी, 1.5 माह पहले की ऑफर थी, वो $300 मिलियन की थी, पर वो जो रेट मांग रहे थे वो पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। वज़ीर ख़जाना से मेरी बात हुई थी द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो उससे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक फॉरेन कमर्शियल बैंक की ऑफर है, बट हम वेट करेंगे कि इसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका अप्रूवल हो जाए तो फिर हम लेंगे, उससे हमें इंटरेस्ट रेट की सेविंग होगी। अब चूंकि पाकिस्तान का एक हाईली रिस्की कर्ज है, जो 3 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने अभी भी पाकिस्तान को जंक रेटिंग दी हुई है। ऑल्दो आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों में 2 एजेंसीज ने रेटिंग इंप्रूव की थी, वो जो रेटिंग में इंप्रूवमेंट थी वो मार्जिनल थी, और हमने उस वक्त अपने प्रोग्राम में कहा था इस पर खुश मत हो, इससे फायदा आपको नहीं होगा। तो इनकी कोशिश होती रही कि किसी तरीके से इनको एक नाज़िन सस्ता कर्जा मिल जाए, वो तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस चीज़ को भी अफोर्ड किया कि अगर थोड़ा सा प्रोग्राम IMF का बोर्ड का अप्रूवल डिले भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, बट बैक एंड पे इनकी तमाम एफर्ट्स जो है वो चल रही थी, नहीं हो सका। इवेंचुअली $600 मिलियन की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से डील इनकी तय पा गई है। 2 कर्जे हैं $300 मिलियन और $300 मिलियन के, उसके ऊपर जो शरह सूद है वो तकरीबन आज के जो रेट्स हैं उसके ऊपर 11% बनती है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे एक्सपेंसिव फॉरेन कमर्शियल बैंक का लोन है। इससे पहले जो रेट्स थे वो इससे 4-5%, 6% कम ही होते थे। चूंकि पाकिस्तान को कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं उन्होंने हमें अभी तक इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं दिया, और IMF की तरफ से ये दबाव था कि आप ये $2 अरब की फाइनेंसिंग अरेंज करेंगे तो ही आपको बोर्ड की डेट मिलेगी। मजबूरन पाकिस्तान को ये कड़वी गोली जो है वो कामरान खानी पड़ी है, और इसका अब जो एक इमीडिएटली जो इसका एक आएगा आउटकम वो ये होगा कि आइंदा जब भी आप चाहेंगे फॉरेन कमर्शियल बैंक का लोन लेने के लिए, तो फिर रेट जो बेंचमार्क हो गया ना वो अब चला गया डबल डिजिट के अंदर, तो वहां से बात शुरू होगी। इसमें मेरा जो एक सवाल है, देखें ज़ाहिर है कि IMF की ये कंडीशन थी कि एक आप तो जो दोस्त ममालिक से कर्जे लिए हुए हैं उनको रोल ओवर करवाना है, और दूसरा एडिशनल $2 बिलियन भी अरेंज करने हैं। अब पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है फॉरेन रिजर्व्स की, वो ऐसी तो नहीं है कि आप इमीडिएटली डिफॉल्ट हो जाएंगे, तो क्या IMF हमारी कमिटमेंट पे यकीन नहीं कर सकता था कि आप ये प्रोग्राम अप्रूव कर दें? क्योंकि वंस प्रोग्राम आपका अप्रूव हो जाता है, आपकी उम्मीद है क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती है, आपका एतमाद जो इन अ वे एक बढ़ता है। तो अगर ये 25 सितंबर के बाद पाकिस्तान कहता कि हम कोशिश करेंगे ये अरेंज कर लेंगे, तो डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान को जरा बेहतर डील मिल सकती थी? या ये IMF कहते नहीं आपने हर सूरत पहले ही ये अरेंज करना है, क्योंकि इमीडिएटली तो पाकिस्तान को ये पूरे साल की रिक्वायरमेंट है ना आपकी, तो क्या इतना अलाउंस भी IMF आपको देने के लिए तैयार नहीं? कामरान, मैंने जैसे बोला ना कि बड़ी ही पूरी निगोशिएटेड एक प्रोग्राम है। ये जो फाइनेंसिंग थी, एडिशनल फाइनेंसिंग अरेंज करना, ये जब IMF की टीम पाकिस्तान आई हुई थी मई में, तो उस दौरान इनकी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मीटिंग्स हुई कि आपका अगले साल का प्रोजेक्टेड गैप कितना है, कितना पैसा अरेंज कर सकते हैं। बंद कमरे में जब 2-3 लोग बैठ के बात करेंगे ना, तो उसके नतीजे जो है इसी तरह के निकलते हैं। ये फाइनल मीटिंग जहाँ पे हुई थी जिसमें ये सारा फैसला हुआ, मुझे पता है उस मीटिंग का क्या वहाँ पे डिस्कशन हुई थी। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस वक्त जो वजारत खजाना है वो पूरी तरह लेटी हुई है IMF के सामने। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं उस स्टेज के ऊपर आपने तय करनी होती है। जब आप कर लेते हो एक दफ़ा, उनसे मान लेते हो बात, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। इनकी हालत ये है वजारत ख़जाना की कि इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि आज के दिन तक ये ऑफिशियली कह देंगे, एक छोटा सा बयान दे दें कि IMF का जो बोर्ड है उसका इजलास 25 सितंबर को होगा। अभी तक ऑन द रिकॉर्ड तारीख हमारी तरफ से कोई नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड पाकिस्तान वाली साइड से नहीं है। IMF की जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं जूली कोजक, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वहां पे वाशिंगटन से। उनकी स्टेटमेंट आने के बाद भी ना फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द रिकॉर्ड बोले, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट है। हाँ, यह बयान जरूर उनका है कि तमाम जो मामला हैं वो खुश उसलूबी से तय पा गए। अच्छा, 2 और भी खबरें हैं, ज़ाहिर है कि कल भी हम बात कर रहे थे। हाँ, कुछ गवर्नमेंट की जो अच्छे काम वो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मसलन पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, बट देन वही वाली बात है कि एक कदम बढ़ाते हैं फिर 2 कदम पीछे चले जाते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक काम जो किया है, वैसे तो आमतौर पर ये पहले भी होते रहे, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कल 20 MNAs जो है मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज उन्होंने अपॉइंट किया मुख्तलिफ वजारतों का। ये नॉर्मली जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं, दीज आर द ब्रिज
बिटवीन द मिनिस्ट्री एंड द पार्लियामेंट। जो सवालात का एक होता है, वहाँ पे एक सेशन होता है, उसके जो जवाब हैं ये मिनिस्ट्रीज के बिहाफ पे देते हैं। बट इस स्टेज के ऊपर कामरान इसकी ज़रूरत नहीं थी। 20 पार्लियामेंटेरियंस को जो है उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाने का मतलब ये है कि अब इनको दफातर मिलेंगे, इनको गाड़ियाँ मिलेंगी, इनको स्टाफ मिलेगा, और इनके जो खर्चे होते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के उतने ही होते हैं जितने एक वफाकी वजीर के होते हैं। तो और ये स्टेप उस वक्त लिया गया है जब हुकूमत कोशिश कर रही है कि आईनी तरमीम जो है पार्लियामेंट मैं उसी तरफ आने लगा था, करवा ली जाए। पर एक आप लालच दे रहे हैं उनको कि मतलब इस तरह की जो पॉलिटिकल ब्राइब्स हैं वो कि ये सारों को आप मिनिस्टर बना नहीं सकते, सबको बना नहीं सकते। उसमें कुछ ऐसे भी डिवीजन्स के या मिनिस्ट्रीज के इन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट कर दिए हैं जो हुकूमत खुद कहती है कि हम इनको या मर्ज कर देंगे या खत्म कर देंगे। तो इस किस्म की जो चीजें होती हैं कामरान, वो सस्टेनेबल नहीं होती, और से मैसेज ये जा रहा है कि हमसे टैक्स लेके मिनी बजट हमारे ऊपर और उसका बोझ डालने की तैयारियां हो रही हैं, और इस तरह के जो काम है। और एक और भी फैसला उन्होंने लिया कि जो आखिर में अगर आप वो बता दें, ये जो बिल्कुल, वो नाज़रीन दूसरा इशू ये था कि जब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आए तो उन्होंने फरमाया कि जो कानून हुकूमत का काम नहीं है, कोई भी जो हुकूमती इदारा वो ना हम उसको एसेंशियल डिक्लेयर करेंगे, ना हम उसको स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर करेंगे। लेकिन फिर उनको एक चेयरमैन बना दिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट और एंटरप्राइजेस कि ठीक है, आप इन इदारों को रिव्यू कीजिए और फैसला कीजिए कौन सा स्ट्रेटेजिक होगा और कौन सा एसेंशियल होगा या नहीं होगा, और जो स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल नहीं होंगे उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। पर अभी तक की जो चीजें सामने आ रही है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एज ए चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी उनको स्ट्रेटेजिक या एसेंशियल डिक्लेयर कर रहे हैं। इसमें सरप्राइजिंगली पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी शामिल है, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल, और इस तरह के इदारे शामिल है। ये एक और जो अहम फैसला उन्होंने इस हफ्ते किया कि 6 ऐसी जो डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के, उनको इन्होंने इस चीज से एग्जेम्प्ट कर दिया कि उनके ऊपर जो एसओई एक्ट है और एसओई पॉलिसी है उसकी एप्लीकेबिलिटी इनके ऊपर इदारों के ऊपर नहीं होगी। इसमें 3 या 4 जो इदारे हैं वो ऐसे हैं, उनकी नेचर जो है वो स्ट्रेटेजिक है, वाकई बनती है। जैसे कुछ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आप उसकी डिटेल नहीं बता सकते, आप ये प्राइवेट शोबे में चीजें नहीं लेके जा सकते। लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चीजें प्राइवेट शोबे में भी प्रोड्यूस होती हैं। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल है, ये भी स्ट्रेटेजिक इसकी समझ आती है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इसकी भी स्ट्रेटेजिक होने की समझ आती है। जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि ये भी स्ट्रेटेजिक इदारे हो सकते हैं और इनके ऊपर भी एग्जाम्पशन एप्लीकेबिलिटी होगी, इनके बोर्ड्स उस तरीके से नहीं बनेंगे, इनकी गवर्नेंस जो उस तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। उसमें टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान ये अब एग्जेम्प्ट हो गया एसओई लॉ से। फिर इसी तरीके से आपका है कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, ये भी स्ट्रेटेजिक और एग्जेम्प्ट हो गया। तो इस तरह के जो फैसले अगेन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस की जो है उसके बिल्कुल मतजाद जा रहे हैं ये चीजें। और साथ ही वजीर खजाना जो है उन्होंने 3 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को पावर सेक्टर की कंपनीज का चेयरमैन लगा दिया, उनके बोर्ड्स का। तो अगर एक तरफ तो हुकूमत जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं वो इस्तेमाल कर रही है पार्लियामेंट सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट के ऊपर, उनको मराद के ऊपर, और दूसरी तरफ जहां पे खर्चा बचाया जाना चाहिए, एफिशिएंसी लानी चाहिए, वहां पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लाके बिठाया जा रहा है, तो ये निजाम कैसे चलेगा। बहरहाल यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उनके जो नुमाइंदा खुसूसी थे उनको क्यों फारिग किया, क्या उनको फारिग करना जस्टिफाई है या नहीं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं कि ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदे थे ऑन अफगानिस्तान उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। एम्बेसडर आसिफ दुरानी मई 2023 में उनको अपॉइंट किया गया था और उन्होंने रिप्लेस किया था जो एम्बेसडर रिटायर्ड मोहम्मद सादिक थे जो इस रोल पर काम कर रहे थे। और जो बुनियादी इसका मकसद ऑफ कोर्स जो स्पेशल एनवॉय ऑन अफगानिस्तान बाकी दुनिया में जो स्टेक होल्डर्स हैं, रीजन के ममालिक हैं, उन्होंने भी अपॉइंट कर रखे हैं कि जो सिफारती कोशिशें हैं अफगानिस्तान के जो भी मामलात हैं उनको वो लेकर के आगे चलेंगे। जो नोटिफिकेशन सामने आया है हुकूमत की तरफ से उसमें यह कहा गया है कि 10 सितंबर से जो आसिफ दुरानी हैं अब वो इस ओहदे पर नहीं रहे, MP1 पर उनको ये रखा गया था। अब उसकी कोई वजह नहीं बताई गई कि आखिर क्या वजह बनी कि उनको एक ऐसे मौके के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और यकीनी तौर पर हमें एक स्पेशल एनवॉय की ज़रूरत है। लेकिन जो ज़राए ने बताया है कि 2-3 बड़ी वजूहात सामने आई हैं। एक
कि जो उनके इख्तलाफात सामने आए हुकूमत के साथ जो अफ़गान पॉलिसी के ऊपर, ख़ास करके जो की स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, कि शायद कुछ जो पॉलिसी मैटर्स थे उनके साथ वो अलाइन नहीं थे, मसलन उनसे वो इत्तफाक नहीं करते थे। जैसे पाकिस्तान ने पिछले साल जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान पाकिस्तान में मुकीम थे उनकी मैस डेपोटेशन की, उसके हवाले से उनको एतराज़ात थे। फिर जो कुछ और पॉलिसी मैटर्स थे, मसलन पाकिस्तान ने बड़ा एक हार्ड लाइन स्टांस अडॉप्ट किया था अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, जो TTP वाला मामला है उस पर भी उनके इख्तलाफात है। और एक और जो अहम बात शहबाज जो सामने आई कि जो एक्सेप्टेबिलिटी थी जब से इनको अपॉइंट किया गया था मई 2023 में, तो इवन अफ़गान तालिबान के अंदर भी इनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, अदर देन एक दो मुलाकातें जो दोहा में उनकी हुई, कोई ख़ास वो पेनिट्रेशन दिखा नहीं सके। फिर एक और वजह ये भी सामने आई, दो के ही वॉज अ फॉर्मर डिप्लोमेट, ईरान में पाकिस्तान के वो सफ़ीर रहे लेकिन रिटायर्ड डिप्लोमेट थे, तो फॉरेन ऑफिस के अंदर से भी उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो इन नटशेल ना जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं वहाँ से उनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी थी, ना हुकूमत की तरफ से, ना दफ्तर खारजा की तरफ से, और ना ही जो काबुल में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। एंड इन दी एंड फिर ऑब्वियसली उनको इस ओहदे से उनको हटा दिया गया, जो यकीनी तौर पर रिफ्लेक्ट करता है ये एक इन अ वे कि जो पाकिस्तान की अफ़गान जो स्ट्रेटजी है या जो चैलेंज है अफगानिस्तान वाला, ये कितना बड़ा है कि हम शायद एक कोहेरेंट जो पॉलिसी है उसको भी परसू नहीं कर पा रहे। कामरान, मेरे लिए थोड़ा सा हैरान कौन ये था कि आपने बोला कि वो MP1 स्केल में उनको हायर किया, जो नोटिफिकेशन मैनेजमेंट पे स्केल, और इस पे स्केल के ऊपर जो कि अब इन्होंने एक स्पेशल पे स्केल और भी निकाल दिया SIFC के कहने के ऊपर, नॉर्मली जो टेक्निकली साउंड लोग होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। सो इन अ वे इट वाज अ ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन, नॉट अ पॉलिटिकल पोजीशन। आमतौर पर दुनिया में जो स्पेशल इस तरह के जो उनके एनवॉइस होते हैं वो पॉलिटिकल पोजीशंस होती हैं उनकी। तो इनकी एज पर हिज एग्रीमेंट जो भी आप बता रहे हैं कि MP1 का है, तो उससे तो ये है कि इनका काम जो है एडवाइस करना था, नॉट लाइक के जी वो कोई कलीदी जो है वहां पे किरदार अदा कर सकते। बुनियादी तौर पर तो एडवाइस ही करना होता है, बट गिवन द फैक्ट कि जो इससे पहले जो इनके प्रीडिसेसर्स थे एम्बेसडर सादिक, उनका बड़ा एक ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल था, सेंट्रल रोल था, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में बड़े लंबे अरसे तक वहाँ पर वो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे, उनके कनेक्शंस भी थे, और जो दोहा डील हुई अदरवाइज भी उनकी बहुत ज़्यादा कनेक्शंस थे। और ज़ाहिर है कि उनका रोल भी इसी तरह का होना चाहिए था आसिफ दुरानी का, लेकिन सम और दी अदर ऑफ कोर्स वो उस तरह से वो कर नहीं पाए अपना रोल। और असल में इशू ये था कि जो आसिफ दुरानी के भी करीबी ज़राए हैं कि जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी रही है गुज़श्ता 2 सालों में, तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा रूम भी नहीं था मनूवर करने का, क्योंकि जब आपने फैसला कर लिया कि रिलेशनशिप को आपने डाउन ग्रेड करना है, आपने अफ़गान तालिबान के साथ उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं करना, बात नहीं करनी, तो फिर ऐसी सूरत में जो इस तरह के जो स्पेशल एनवॉयज होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनका काम ही सिफारतकारी है, उनका काम ही बातचीत करना है। बट अगर आपकी रियासत की पॉलिसी ये है कि हमने कोई उनको इस तरीके की लचक नहीं दिखानी, तो फिर ऐसे में उनके लिए जो इशू है अफगानिस्तान से रिलेटेड, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि वो काबुल के साथ अमन मुज़ाकरात करने के लिए जिरगा भेजना चाह रहे हैं या उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो क्या सिंस आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी जो है ये सब्जेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो एक एक्शन था या उनका एक बयान था, और गालबन फिर अफगानिस्तान के किसी डिप्लोमेट की उनसे मुलाकात भी हुई है, तो ये किस हद तक ये चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, या ये कि इसके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है अगेंस्ट दी अफगान डिप्लोमेट के, वो कैसे एक प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर से बगैर फॉरेन ऑफिस की मर्जी के मिल सकते हैं, या इनसे पूछ के ये गए थे? नहीं, देखें, मुलाकात करना तो, क्योंकि वो पेशावर के कौंसलेट जनरल थे वहाँ पर, मुलाकात तो डिप्लोमेट कर सकता है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं, गवर्नर्स के साथ भी मुलाकात होती है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू इज़ दिस के अफगानिस्तान के साथ या किसी भी मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए, वो सूबों का तो सब्जेक्ट नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर है इस वक्त जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आई थिंक सोलो फ्लाइट लेना ये रिफ्लेक्ट असल में करता है जो ओवरऑल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक लड़ाई चल रही है। और नुकसान उसका क्या हो रहा है कि जहाँ पर आपके पहले तो ये होता था ना कि आपके कम अज़ कम
जो फॉरेन पॉलिसी के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर सियासत नहीं की जाती थी, लेकिन अब इसके ऊपर भी सियासत हो रही है, which is quite dangerous. और उस पर आई थिंक जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया कि अली अमीन गंडापुर को जरूर अफगानिस्तान जाना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि बेहतर है कि फिर अफगान तालिबान उनको वहीं पर रख लें। लेकिन आई थिंक ये अच्छी बात नहीं है, आपके सियासी बात होते रहे वो अलग बात है, बट ऑन की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इश्यूज कम से कम एक बाय पार्टिजन अप्रोच होनी चाहिए, अबव पॉलिटिक्स रह के खेलना चाहिए। दूसरा इसके अंदर एक और जो अहम बात है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से एक मत अमली है वो आई थिंक तजब्जुब का शिकार है, समझ नहीं आ रही कि क्या करें, हार्ड लाइन स्टांस लें, बात करें। लेकिन कुछ रोज़ पहले मेरी कुछ जो चीन के डिप्लोमेट्स थे उनसे वो बातचीत हुई बैकग्राउंड में, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो पाकिस्तान को एक फ्रेंडली एडवाइस यही कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे भी अफगान तालिबान के हवाले से जो ETIM है उसको लेकर के बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, लेकिन जो हमारी अप्रोच है कि हम बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसी मुल्क के खिलाफ उसके मुल्क के अंदर जाके कार्रवाई करना हम उसको एडवोकेट नहीं करते। हम पाकिस्तान फुली अंडरस्टैंड करते हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त कंसर्न्स हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें हैं चीन उसकी भरपूर तरीके से हिमायत करता है, बट एट द सेम टाइम वी बिलीव कि बेटर ऑप्शन यही है कि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उनको किसी तरीके से कन्विंस किया जाए। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तासुर है कि शायद अफगानिस्तान को लेकर के चीन पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि आज भी हम अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेते हैं, और ये भी तासुर गलत है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात हो तो किसी भी तरह से अफगानिस्तान चीन के लिए प्रायोरिटी है, बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा पाकिस्तान जो है चीन के लिए तरजीह है और वो रहेगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से, और इस हफ्ते जो सदारती मुबाहिसा हुआ उसकी क्या आउटकम थी। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीका में अब सदारती इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, 5 नवंबर को वहाँ पर वोटिंग होनी है, और इस सिलसिले में इसी हफ्ते हमने देखा कि जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है वहाँ पर एक ट्रेडिशन है हुई बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और जो डेमोक्रेट की उम्मीदवार हैं कामला हैरिस, उनके दरमियान तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट ये डिबेट हुई। और फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में, ये वो रियासत है जिन्हें की बैटल ग्राउंड स्टेट या स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, कि जहाँ पर जो वोट की आउटकम है वो डिसाइड करती है कि अमेरिका का सदर कौन होगा। और शहबाज, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हमने ये इतने पढ़े हुए हैं, ये सदारती डिबेट के बड़े ज़बरदस्त रूल्स थे जो मुझे पता चला और मेरे लिए भी हैरान कुन था कि ना तो आपके साथ टॉपिक शेयर किया जाता है, ना आपके साथ सवाल शेयर किए जाते हैं, और ना ही कोई डाटा, कोई आदादोशुमार, कोई रिटन जो चीज़ है आप डिबेट में ला सकते हैं। वो जो भी आपसे पूछा जाता है फिलबदी पूछा जाता है। पर्पज़ उसका क्या है कि अमरीकी अवाम ये जान सकें कि मुश्किल हालात में अगर हमने किसी को सदर चूज़ करना है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर हमें शामिल होना पड़े तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी जितने हमने पलंदा यहाँ पर रखा है। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट उसके अंदर वैसे तो बहुत से इश्यूज डिस्कस हुए, उसमें आई थिंक लेट्स बिगिन विद दिस थिंग कि जो अमरीका में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, चॉइसेस उनके लिए भी उसमें जो पॉप फ्रांसिस हैं उनकी तरफ से बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया जब किसी ने पूछा कि वो किसको एंडोर्स करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये इट्स अ चॉइस बिटवीन लेसर इवल्स। उन्होंने कहा कि ये दोनों कहते हैं कि इंसानी स्टेटमेंट। हाँ, उन्होंने कहा कि एक तरफ जो डेमोक्रेट्स हैं कामला हैरिस वो अबॉर्शन के हक में हैं, यानी कि ज़िंदगियों को ख़त्म करने के हक में, दूसरी तरफ जो ट्रंप हैं वो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं कि लोगों को आने नहीं देंगे। तो उनके ख्याल में जब अमेरिकन वोट देने जाएंगे तो उनके पास चॉइस ये है कि दोनों में से लेसर ईवल कौन है। तो इसलिए ये एक चीज़ है। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है इट इज़ अ बैटल बिटवीन प्रो एंड एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेस, क्योंकि अमेरिका में आम तौर पर तासुर यही होता है कि डेमोक्रेट्स बने या रिपब्लिकन्स बने, कहा यह जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो पॉलिसीज होती हैं जो कोर अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उनको अलाइन करती हैं, यानी कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और जो भी सदर आएगा वो उन्हीं पॉलिसी के मुताबिक चलेगा। लेकिन यहाँ पर ट्रंप इज टोटली अनकन्वेंशनल और इसी वजह से बहुत ज्यादा नजर है इन इंतखाबात के इस डिबेट के बाद कौन से 3-4 बड़े इश्यूज जो हैं वो इमर्ज हुए हैं कि उनकी पोजीशंस क्या है। खासतौर पर एक तो आपने बात कर दी क्लोज बॉर्डर्स वर्सेस ये ओपननेस ऑफ द बॉर्डर्स, दूसरा इनका एक और ये भी मसला कि चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि इस वक्त नंबर 1
जो उनका कंपेटिटर इन द वर्ल्ड वो चाइना है, तो उसके ऊपर दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या पोजीशंस थी? देखें, इसमें यकीनी तौर पर एक तो डोमेस्टिक जो उनकी पॉलिसीज़ वो अपनी जगह पे, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ा क्लियर एक डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको कि जो कामला हैरिस हैं, शी रिप्रेजेंट्स जो अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है या अमेरिका की आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या सिंस कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुई, कि वही कि हमने लीड करना है, हमने अपने एलाइज को, इत्तेहादियों को सपोर्ट करना है, बड़ी क्लियर पॉलिसी है और उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। वो कहते हैं जी को देयर आर नो फ्री लंचेस, हम नेटो को क्यों पैसे दे रहे हैं, हम यूक्रेन वॉर में वो कहते हैं कि $250 बिलियन अमेरिका ने दे दिए हैं, और जिनकी असल में लड़ाई है यानी कि यूरोपियंस की, उन्होंने $150 बिलियन दिए हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं आऊंगा तो मैं तो कोई पैसे नहीं दूंगा। लेकिन यूक्रेन की लड़ना नहीं चाहते ना, ये जो लेकिन वो कहते हैं कि जी आपकी अपनी लड़ाई है, लड़े भाई, हम क्यों पैसे दें। ये जो ट्रंप की अप्रोच है। और उसमें वो साथ ये भी कहते हैं कि अगर वो सदर मुंतखब हुए तो विद इन 24 आवर्स जंग जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी यूक्रेन और रशिया की। बट कामला हैरिस ने उन पर काउंटर वॉर किया कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट होते और यूक्रेन वॉर होती तो आज जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में बैठे होते, और आज जो रशिया है वो पोलैंड तक अपनी जो इन्वेजन है वो कर चुका होता। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि कामरान डबल इस पे दोनों साइड से व्यूज आ रहे हैं। तो ये है कि रशिया का ये क्लेम है कि उसको ट्रिगर किया गया है, ऑफ कोर्स इंस्टिगेट किया गया है। रशियंस का तो ये क्लेम है, और यूरोपियंस का और अमेरिकन का ये क्लेम है कि अग्रेसर है रशिया। तो ये तो एक चीज़ चलेगी। इसके साथ जो एक और दूसरा जो बड़ा इशू जुड़ा हुआ वो इसराइल का है, जो पैलेस्टाइन वॉर है, इसके ऊपर क्या व्यूज थे इनके? देखें, उसके ऊपर तो जो कामला हैरिस है डेमोक्रेट्स का, आपको पता है कि एक तो खैर अक्रॉस द बोर्ड बाय पार्टिजन कंसेंसस है कि वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो कामला हैरिस ने कहा कि 7 अक्टूबर हमास के हमलों के बाद ये इजराइल का हक है कि वो अपने दिफा में जो भी कार्रवाई करे। बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि ये जो मासूम लोग गजा के अंदर जिनका कत्लेआम हुआ ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड शी क्लियरली स्टेटेड कि जो अल्टीमेट सोल्यूशन है कि अगर इजराइल की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। एंड उन्होंने एडवोकेट किया कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। बट जो ट्रंप हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जो कामला हैरिस हैं ये इजराइलियों से भी नफरत करती हैं, ये अरब से भी नफरत करती हैं, और उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अगर इनको सदर मुंतखब कर दिया गया तो 2 साल के अंदर इजराइल का जो वजूद है वो नहीं रहेगा। और ट्रंप का ये कहना था, उन्होंने हवाला दिया माजी में कि कैसे जब वो सदर थे तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के जिसके जरिए इजराइल और जो अरब दुनिया के दरमियान ताल्लुकात थे उनको नॉर्मलाइज किया, और उन्होंने दावा किया कि अगर वो सदर होते तो ना 7 अक्टूबर को हमास वाला हमला होता और ना ही इजराइल उसके मुकाबले में जवाबी कार्रवाई करता। तो क्लियरली जो आउटकम बाद में निकली, ऑब्वियसली जो सर्वेज होते हैं उसमें तो कहा गया, अमेरिकन मीडिया कहता है कि कामला हैरिस जो हैं उनको एडवांटेज था, उन्होंने ये डिबेट जो है वो जीती। लेकिन जो ट्रंप हैं आपको पता है कि बड़े ओवर कॉन्फिडेंट आउटस्पोकन हैं, उन्होंने ये कहा कि ये डिबेट उन्होंने जीती है, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि मुझे अब फर्दर किसी डिबेट की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कामला हैरिस को क्लियरली यहां पर शिकस्त दी है। बहरहाल इन इलेक्शंस की जो आउटकम है वो इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जो भी सदर मुंतखब होगा, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं बहुत क्लियर एक डिफरेंट पाथ है जो अमेरिका लेगा। तो डेफिनेटली उसमें फिर पाकिस्तान पर भी और रीजन पर भी इंपैक्ट आ सकता है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।